सेतु प्रकाशन समूह के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी का अभिवादन। सेतु प्रकाशक द्वारा घोषित सेतु पांडुलिपि पुरस्कार का द्वितीय पुरस्कार राजू शर्मा की पांडुलिपि मति भ्रम को प्रदान करते हुए सेतु प्रकाशक गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हिंदी के विशिष्ट रचनाकारों में एक राजू शर्मा अपने समय और समाज को गहरी प्रतिबद्धता से रेखांकित करते हैं। जीवनासक्ति एवं और प्रदान करते हुए अमिता पांडे सेतु प्रकाशन। मैं अब अखिलेश जी को आमंत्रित करती हूँ इस सवाल के साथ कि इस पूरे उपन्यास में जो उन बतौर प्रशासक, क्योंकि लेख सेवा में पीएचडी किया है राजू शर्मा जी ने, भूतपूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, तो प्रशासक और उपन्यासकार की जो आवाजाही है इस उपन्यास में वो कितना बैलेंस कर पाते हैं, उस पर कितने खरे उतर पाते हैं दोनों ही किरदारों में अखिलेश जी। राजू शर्मा ये सेतु पुरस्कार की पांडुलिपि चयन समिति का एक सदस्य मैं भी था, मदन जी ममता जी की तरह, और उसको सेतु प्रकाशन का यह पुरस्कार मति भ्रम को मिला, ये काफ़ी मायने रखता है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि राजू शर्मा एक ऐसे किस्सागो हैं जिन्होंने इतनी सारी रचनाएं लिखी हैं, पूरी एक फहरिस्त है, और सब में उनकी विरलता और एक नएपन का जो स्वाद है, जो जादू है, जो यथार्थ का विस्तार है, उसको देखते हुए मैं, और लगभग इनको पूरा का पूरा मैंने पढ़ा है, उन सबको देखते हुए कह सकता हूँ कि जो भी हमारी भाषा में उपलब्ध पुरस्कार हैं, कोई भी इनको मिलना चाहिए, ये डिजर्व करती हैं इनकी कृतियाँ। राजू शर्मा जी की कई कहानियाँ तद्भव में प्रकाशित करने का मौका मिला मुझे, काफ़ी उनकी तारीफ हुई। जैसे नोटिस कहानी इनकी थी, समय के शरणार्थी, नदी में तैरती लाशें, आईटीओ पुल, एक से एक बेहतरीन कहानियां छपी और खूब पाठकों ने उसको सराहा। और लेकिन लगभग और इसी कड़ी में जैसे मति भ्रम आया है, मैं इनके दो उपन्यासों, जो मेरे लगभग इनके क्या संपूर्ण जितना मैंने पढ़ा लिखा है सब में मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास मुझे लगते हैं। ये उपन्यास तो है ही, उसमें विसर्जन और हलफनामे का जिक्र नहीं हुआ। मेरे ख्याल से किसान आत्महत्या पर हिंदी में इतनी गहराई से जाकर के और इतने विलक्षण शिल्प के साथ उसे उन्होंने रचा है, दूसरा कोई उपन्यास, मेरी किसान आत्महत्या पर कई उपन्यास आए, लेकिन लगभग वो उपन्यास जो आए उनमें एक गुणवत्ता के साथ साथ एक जर्नलिस्टिक अप्रोच, एक रिसर्च, आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, ये सब चीज़ें थी। लेकिन इस उपन्यास में यथार्थ के साथ साथ जो उसको कहने की जो युक्ति है, और जो वो युक्ति केवल युक्ति के रूप में नहीं, एक कला रूप के रूप में नहीं, वह तो है ही, वो कैसे यथार्थ को अधिक गहनता और विस्तार दिया जाए, इस नाते भी वो युक्ति अपनाई जाती है, इसलिए ज़्यादा मानी खींच बार बार उठती है। और लगभग मुझे भी लगता है कि राजू शर्मा का जो कथा संसार है उसमें एक शक्ति संरचना, अभी शोभा जी ने भी ये सवाल किया कि एक अफसर रहे हैं, और एक ऐसे अफसर रहे हैं जिनकी नौकरी आईएएस में 10-12 साल बाकी थी, और बीच में ही इन्होंने इस्तीफा दिया, बीआरएस लिया। तो लगभग इनकी रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि ये शक्ति संरचना के, चूंकि ये इंसाइडर रहे हैं उस शक्ति संरचना में बतौर ब्यूरोक्रेट, तो बहुत सारी चीजें उसका यथार्थ उद्घाटित होता है।
मैं भी कहता हूं कि उद्घाटित होता है, और शायद पूरी दक्षता और प्रामाणिकता के साथ उद्घाटित होता है। लेकिन मैं यहीं पर एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जिन्होंने शायद नहीं पढ़ा होगा उनके भीतर ये भाव पैदा हो सकता है जब ये बात बार बार कही जाती है, सारे वक्ता कहते हैं, आलोचक कहते हैं, तो जैसे ये कोई भंडाफोड़ ढंग का उपन्यास हो कि भाई आप ब्यूरोक्रेसी की, सत्तातंत्र की बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी चीजें का जैसे कोई उद्घाटन पहली बार हो रहा हो, जैसे कि राजकिशोर मिश्र ने दारुल सफा और सचिवालय जैसे उपन्यासों में किया। ऐसा नहीं है। शायद इसीलिए यही राजू शर्मा का अपना हस्ताक्षर है कि शक्ति केंद्र की बहुत सारी जो गुह जानकारियां हैं, उनकी व्यूह रचनाएं हैं, उनकी दुरभिसंधियां हैं, उनके दमन के औजार हैं, उन सब को सामने रखते हुए भी वो यथार्थ की पुनर्रचना भी है। वो एक कथाकार की तरह लिखी जाती है, पत्रकार की तरह नहीं लिखी जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, जिसे मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि एक कलात्मक रूपांतरण जो एक सगु की शर्त होती है, बुनियादी शर्त होती है एक कथाकार की, कि अपने यथार्थ का, अपने सत्य का, वो केवल सत्य के उद्घाटन करता नहीं है, बल्कि एक पुनर्सत्य के रचयिता के रूप में भी अपनी कृतियों में हमारे सामने आते। रही बात मतिभ्रम की, मतिभ्रम के बारे में अलग से कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा कि मतिभ्रम में भी एक लगभग पूरा उपन्यास अगर उसमें एक किरदार को छोड़ दें जो कि बाद में अद्भुत रूप से, अप्रत्याशित रूप से बहुत महत्वपूर्ण किरदार के रूप में सामने आता है, जो लगभग फिनिश करता है, प्रहलाद नाम से, जो नौकर है, जो एक IAS, जो इसके केंद्रीय पात्र हैं, जिनका मर्डर होता है, शील, तो उनका नौकर है, तो उसका मर्डर करता है वो। तो जो अप्रत्याशित रूप से बाद में इतना महत्वपूर्ण पात्र हो, शुरू में अपेक्षाएं नहीं जगाता है उसकी उपस्थिति शुरू में भी। तो इसमें एक IAS है, जो हमारा जो कहा जाता है कि जो चार स्तंभ है, और आज के दौर में जो चारों स्तंभ जो माना जाता था हमारे भारतीय समाज को, हमारी लोकतांत्रिक परंपरा को दृढ़ करते हैं, उसे मजबूत करते हैं, आज वही चारों स्तंभ जो है लगभग समर्पण की मुद्रा में और एक दमन के औजार बन गए हैं। तो राजू शर्मा की दृष्टि उनका गुणगान करने की दृष्टि नहीं है। मेरे ख्याल से किसी भी कथाकार की दृष्टि जो है वो कोई गुणगान करने की नहीं होती है, वो प्रश्न उठाता है। इस उपन्यास में भी, मतिभ्रम में भी प्रश्न उठाए गए हैं। इसीलिए आपको देखेंगे कि इसमें सारे किरदार लगभग एक दो को छोड़कर कोई न कोई ऐसा बिंदु आता है कि वो मतिभ्रम के शिकार होते हैं। लेकिन वह मतिभ्रम एक ऐसा मतिभ्रम रचते हैं, इसका लेखक ऐसा मतिभ्रम रचता है, या मतिभ्रमों का एक ऐसा समुच्चय कोलाज रचता है कि आपके सामने आपके दिमाग का जो मतिभ्रम है, आपके दिमाग का जो जाला है, वो साफ हो करके एक सत्य का उजाला फैलने लगता है। तो इसमें सत्ता न्यायपालिका भी है, इसमें जो कार्यपालिका होती है, यानी एक किरदार ही, इसमें दो प्रमुख किरदार, शक्ति और शील, एक IAS है, एक IPS है। इसमें नेतृत्व है, जिसे आप कहते हैं जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, और इसी के समानांतर, अभी उसके बारे में चर्चा नहीं की लेकिन बड़े विस्तार से, इसमें एक दूसरा मर्डर भी होता है शील के साथ साथ, निधि का, जो एक बड़ी ही कमिटेड, बड़ी जहीन, और मेरे ख्याल से पूरे उपन्यास में लगभग सारे जो पात्र हैं वो ग्रे कलर में हैं, स्याह सफेद दोनों के समुच्चय से, और लगभग गिरे हुए भी हैं और उठे हुए भी हैं। लेकिन निधि एक ऐसी इसमें पात्र है जिसमें औदात्य गुण जो है वो काफी प्रबलता के साथ आया। बड़े सुंदर रूप में निधि का चित्रण किया है इन्होंने। तो ये आपने देखा होगा, पत्रकारिता, जुडिशरी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, जो भी आज जिनका अधःपतन हो चुका है और जो दमन के एक टूल्स के रूप में, एक औजार के रूप में, भारतीय जनता के दमन के औजार के रूप में हमारे सामने काम कर रहे हैं, उन सब का आखेट मतिभ्रम करता है जो है, और बहुत शिद्दत के साथ करता है। और इसी के साथ
लगभग इस मायने में भी मतिभ्रम महत्वपूर्ण है कि सन 14 के बाद जो भारतीय राजनीति, भारतीय समाज में जो नई करवट या नया अधःपतन जो शुरू होता है, हर क्षेत्र में जो सत्ता तंत्र के हर इलाके हैं, उसका लगभग एक कालपात्र जैसा ये आपको मिलेगा। लगभग हर घटना पर, जितनी बड़ी घटनाएं हैं, जितनी बड़ी विपदाएं हैं, सबको इन्होंने लगभग दर्ज किया है, रिकॉर्ड किया है। लेकिन वो रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि वो आप अलग अलग भी कई जगह दिखते हैं, जिसे संजीव जी ने उठाया कि भाई इसमें एडिटिंग की भी जरूरत थी। लेकिन उनमें एक कहीं आप गहरे से देखें तो एक उसमें नीटिंग भी है, एक आत्यंतिक नीटिंग भी आपको मिलेगी, एक उसमें तार मिलेगा सारी चीजों का। वो किरदार है, बोलते हैं, और वो अपने आप में सन 14 के बाद जो हमारे समाज में जो परिवर्तन हुआ है, जो गिरावट आई है, जिस चीज की आंधी चली है नफरत की, और वो सब कुछ कहीं एक सांद्र रूप में आकर के जो प्रहलाद जो एक नौकर था, उनका घरेलू नौकर था जो शील का, उसके भीतर समुचित हो जाती है। और मतिभ्रम ये इशारा करता है, ये बताता है ये उपन्यास कि ये जो नफरत की राजनीति की जा रही है, जो एक विघटन हमारे समाज में पैदा किया जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, वो अगर यहाँ तक होता तो गनीमत थी कि वो एक सत्ताधारी, ये जो भी शक्ति केंद्र है, उनकी एक रणनीति और उनकी राजनीति का हिस्सा है। ये उपन्यास बताता है मतिभ्रम कि कैसे वो खतरनाक स्तर तक एक मासूम इंसानों के भीतर प्रवेश कर गया है। हमारे देश का जो जनता है, यानी जो प्रहलाद है, उसका कोई लेना देना नहीं, और अपने मालिक को बड़ा गहरा प्यार करता है, बड़ी गहरी इज्जत करता है। लेकिन उसको लगता है कि ये सारे लोग जो है नाटक कर रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, ये सारे लोग जो हमारे नेतृत्व के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये बताइए, ये तो राष्ट्र के खिलाफ है, ये तो मुसलमानों के पक्ष में बातें करते हैं, मुसलमानों से अल्पसंख्यक समुदाय के वो इन्होंने हमारे देश का विघटन किया है, लूट रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं, इनके पक्ष में, यानी मनुष्यता के पक्ष में बातें कर रहे हैं। लेकिन उस मनुष्यता के पक्ष में जो इंजेक्ट किया है हमारी शासन प्रणाली ने, सत्ता प्रणाली ने, कि आपको जो अच्छी चीजें वो बुरी चीजों के रूप में दिखने लग रही है, जो मूल्यवान है वो आपको कुरूप दिखने लग रहा है। प्रहलाद एक ऐसा ही किरदार के रूप में आता है कि उसको लगता वो उसका कोई फायदा भी नहीं है। उसका मतिभ्रम ये है कि उसका भतीजा जो है वो मर गया है डूब करके, और उसको लगता है उसके मुसलमान दोस्त ने डुबो के मार दिया उससे। उसका हर किरदार का अपना अपना मतिभ्रम है, और वो अंत में मर्डर करता है, सारे लोगों से नफरत करता है। तो ये बताता है कि जो खतरा यहाँ तक पहुंच गया है, उस खतरे से तो लड़ा जा सकता था, उस खतरे से तो लड़ा जा सकता था जिसमें एक सत्ता संरचना जो है वो हमारे भीतर जहर बोल रही है, ये अपनी राजनीति में सफल होने के लिए इस्तेमाल कर रही है उस विचार को। लेकिन स्थितियां वहां तक पहुंच गई है कि मासूम लोग उसे ही मूल्यवान समझ रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी वो हत्या करता है अपने उस मालिक की जिसे वो बहुत प्यार करता था, जो है। तो इस तरह ये उपन्यास मुझे लगता है कि एक अपने समय बोध के कारण, अपने यथार्थ बोध के कारण, किरदारों के एक गुणी रचयिता होने के नाते राजू शर्मा जी के, और हमारा जो वक्त है, एक बदलता हुआ जो वक्त है, ये जो कहते हैं बदला हुआ जो वक्त है, जिसमें एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ, जिसमें नफरत लगभग हमारे पूरे भारतीय काव्य से लेकर के आज तक आप देखें तो मूल भाव प्रेम रहा है जो है। लेकिन आज की संस्कृति में, आज के वक्त में जो मूल भाव नफरत बताया जा रहा है, घृणा बताया जा रहा है, उसका एक बड़ा गहन प्रत्याख्यान भी करता है। और पुरस्कार की वजह से मैं उसको बधाई देता भी हूँ और दे ही रहा हूँ। साथ ही साथ अपने इस प्रिय कथाकार को इतना श्रेष्ठ उपन्यास लिखने के लिए भी मैं एक बड़ी हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। शुक्रिया।